आज हम लोग पॉलीमर्स चैप्टर देखेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, सीबीएसई बोर्ड से का सिलेबस में नहीं है, जेई मेंस नीट का सिलेबस में नहीं है। ये सिर्फ बिहार बोर्ड के सिलेबस में है, तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे को पढ़ना होगा ये चैप्टर, पॉलीमर्स, है ना। अच्छा चैप्टर है। वो सबसे बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, जैसे देखते थे हेलो अल्केन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब में लिंक था पूरा। इसमें ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा मोड़ा यूज आएगा, बहुत ज़्यादा यूज नहीं आएगा। तो अगर अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, समझ के, जो जो जैसे जैसे बताएंगे उस तरह से अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो फिर ठीक ठाक हो जाएगा, क्वेश्चन बनाने बन जाएगा अच्छे से, है ना। तो देखते हैं पॉलीमर्स, है ना, इस चैप्टर का नाम है पॉलीमर्स। क्या होता है ये पॉलीमर्स, है ना। तो बहुत सारा छोटा छोटा मोलिकुल्स, छोटा छोटा सिंपल मोलिकुल्स को मोनोमर्स बोलते हैं। तो बहुत सारा मोनोमर्स को मिला के, है ना, मैक्रो मोलिकुल्स बनता है, बड़ा सा मोलिकुल्स बनता है, उसी को पॉलीमर्स बोलते हैं। एक बार और, बहुत सारा छोटा छोटा मोलिकुल्स जिसको मोनोमर बोलते हैं, छोटा छोटा मोलिकुल्स को, उसको मिला के मैक्रो मोलिकुल्स बनता है, बड़ा सा मोलिकुल्स बनता है, उसको पॉलीमर्स बोलते हैं। और जो प्रोसेस से बनाते हैं ना, ये काम छोटा मोलिकुल से बड़ा मोलिकुल्स मिला 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 के छोटा मोलिकुल्स को बड़ा मोलिकुल्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन याद रख लेना। अगर तुमको पॉलीमर्स बोलेगा तो द मैक्रो मोलिकुल्स फाउंड बाय द कम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मोलिकुल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, इतने पे रुक जाओगे। और अगर पॉलीमराइजेशन बोलेगा तब क्या करोगे, पूरा लिख दोगे। तो डिफाइन पॉलीमर्स, डिफाइन पॉलीमराइजेशन, दो चीज का आंसर हो गया, है ना। क्या होता है समझ के अगर याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ठीक है, डिफिनेशन पूछता है बोर्ड में, डायरेक्ट रट लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, समझ के रखेंगे। पोलीमर्स मतलब बहुत सारा मोनोमर्स को मिला के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनता है उसको पोलीमर्स बोलते हैं। अब प्रोसेस को पोलीमराइजेशन बोलते हैं। ये सोच लेंगे, उसके बाद उसका लैंग्वेज याद करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। और सीधे रट लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो एक बार हिंदी में सोचना ही चाहिए कोई भी टर्म को याद करने से पहले, उसके बाद उसको याद करना चाहिए, फिर अच्छा रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये इथिन जो है ये मोनोमर्स है, ठीक। और बहुत सारा इथिन को मिला दिए, बहुत सारा इथिन को मिला दिए, मतलब पीछे एन मॉलिक्यूल्स लगा दिए, मतलब इथिन 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 बहुत सारा मिला दिए। तो क्या होगा ना कि ऐसे ही डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे हो जाएगा, इधर से एक बॉन्ड निकलेगा, इधर से एक बॉन्ड निकलेगा, और इसमें क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। बोलो सर ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई, ये बहुत सारा ना मोलिकुल्स है, तो बहुत सारा मोलिकुल्स है तो एक वो CH2 फिर दूसरा CH2 फिर तीसरा CH2 कितना दोगे, एन नंबर ऑफ मोलिकुल्स है। तुम 5 गो दोगे हम बोलेंगे 8 गो है, तुम 8 गो दे दोगे हम बोलेंगे 12 गो है। तो बात क्या है कि बहुत सारा है ना, उसीलिए ऐसे करके डबल बॉन्ड तोड़ दिए, इधर से बॉन्ड निकाले, इधर से बॉन्ड, नीचे में एन दे दिए। तो ई है इथीन, ई बन गया पॉलीथीन, ई बन गया पॉलीथीन, है ना। तो ये क्या हो गया, मोनोमर हो गया, सिंपल मोलिकुल्स है ना, और ये बहुत सारा को मिला दिए तो ये क्या बन गया, पॉलीमर्स बन गया, है ना। चलो, नेक्स्ट बात, मोनोमर। तो ये मोनोमर का बता दिए, जो सिंपल मोलिकुल्स जो होता है वो केमिकल बॉन्ड से मिलके और पॉलीमर्स बनाता है, उसी को सिंपल मोलिकुल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, पॉलीमर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स को कितना तरह से क्लासिफाई करते हैं, तो 4 तरह से क्लासिफाई करते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, और ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो अभी पॉज करके ये चारों बात दिमाग में कर लो, है ना। लिखोगे बाद में, ये पहले पूरा अच्छे से सुन लो लेक्चर, उसके बाद नोट कर लेंगे, उसके बाद याद करेंगे। अभी पहले सुन के समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। अभी लिखने उखने के चक्कर में नहीं रहना है, कुछ कुछ बात सोचते रहना है, जो बात बताएंगे याद करते रहना है जितना हो सके अभी, है ना। सुनते समय उतना करते रहना है, ये नहीं कि लिखने के चक्कर में नहीं, लिखेंगे बाद में। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स को कितना तरह से क्लासिफाई करते हैं, 4 तरह से क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, और ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज ऑफ रिएक्शन। थोड़ा पॉज करके इसको दिमाग में कर ही लोगे, एक बार जब अपने से बोला हो जाएगा तब आगे का वीडियो देखोगे तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज,
पॉलीमर्स का तीन टाइप होता है, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। देखो पूरा डिफिनीशन एग्जांपल तो बाद में जब नोट बनाएंगे तो अच्छे से उसको याद कर लेंगे। अभी पहले लेक्चर सुन लेंगे, उसके बाद नोट बनाएंगे, फिर अच्छे से याद कर लेंगे। लेकिन अभी जब तक पैटर्न थोड़ा दिमाग में बैठाते रहोगे ना कि हाँ पॉलीमर्स ये होता है, उसका क्लासिफिकेशन चार तरह से करते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, आगे अच्छा लगेगा, थोड़ा समझ में आएगा। और वो पैटर्न भी दिमाग में नहीं बैठा रहे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो पॉलीमर्स को कितना तरह से क्लासिफाई करते हैं, चार तरह से क्लासिफाई करते हैं, है ना। उसमें पहला जो था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, उसको फिर तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, क्या क्या, है ना। तो नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, जो प्लांट्स या एनिमल से जो पॉलीमर पाया जाए, नेचुरल पॉलीमर, है ना। डिफिनेशन, दोज पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। एग्जाम्पल, द प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रबर, ये सब एग्जाम्पल हो गया नेचुरल पॉलीमर का। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, इन नेचुरल पॉलीमर में थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन कर देते हैं, है ना। तो जब मॉडिफिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो जाएगा। तो दोज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग सम मॉडिफिकेशन इन नेचुरल पॉलीमर्स बाय आर्टिफिशियल मीन्स आर कॉल्ड क्या, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। एग्जाम्पल, नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट, उसी को रेयन बोलते हैं, एटीसी। ये तुम्हारा हो गया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर्स जो मैनमेड ही बनता है, केमिकल से ही बनता है इंडस्ट्री में, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। तो दोज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पॉलीथीन, नाइलॉन 66, ब्यूनाएस, ये सब आगे अभी पता चलेगा आगे कि क्या है, किससे बनता है, क्या यूज है इसका, है ना, मैक्सिमम का पता चल जाएगा आगे। तो ये सब क्या हो गया, सिंथेटिक पॉलीमर हो गया। तो पॉलीमर्स को कितना तरह से क्लासिफाई करते हैं, चार तरह से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज पॉलीमर्स का कितना टाइप, तो तीन टाइप, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, जो प्लांट्स या एनिमल से पाया जाता है। सेमी सिंथेटिक क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर, उसमें कुछ मॉडिफाई कर देते हैं, है ना, इस सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो गया। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, जो केमिकल से बनता है इंडस्ट्री में, उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। क्लियर। और जब डिफिनेशन याद करेंगे तीनों का तो उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज हो गया। दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। देखो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तीन टाइप, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी पॉलीमर का कितना टाइप, तीन टाइप, कौन कौन, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर मतलब सीधा स्ट्रेट चेन हो, सीधा अगर ऐसे ऐसे करके चले तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। ब्रांच चेन पॉलीमर मतलब ब्रांचिंग निकल गया हो इस तरह से करके, ऐसे ब्रांचिंग निकल गया हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन पॉलीमर बोलेंगे। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मतलब बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल, जैसे इस तरह से है ना, इस तरह से ऐसे करके, तो ये इस तरह से अटैचमेंट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलेंगे, है ना। तो सिंपली अगर स्ट्रेट चेन हो तो क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीमर, ब्रांचिंग निकल गया हो तो ब्रांच चेन पॉलीमर, क्रॉस लिंकिंग इस तरह से करके हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। अब देख लो डिफिनेशन, लीनियर पॉलीमर का, दोज पॉलीमर्स विच कंसिस्ट स्ट्रेट चेन आर कॉल्ड लीनियर पॉलीमर्स। एग्जांपल, एचडीपी। एचडीपी का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन का दो टाइप होता है, एगो एचडीपी, एगो एलडीपी। एचडीपी मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एलडीपी मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, दिमाग में रख लो। तो एचडीपी मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये लीनियर पॉलीमर्स है। पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीवाइनाइल क्लोराइड, ये आएगा अभी आगे, पॉलीवाइनाइल क्लोराइड। तो पॉलीवाइनाइल क्लोराइड भी क्या है, लीनियर पॉलीमर है। ब्रांच चेन पॉलीमर, दोज पॉलीमर्स विच कंसिस्ट लीनियर चेन विथ ब्रांचिंग, लीनियर चेन है और उसमें ब्रांचिंग निकल जाता है तो उसको ब्रांच चेन पॉलीमर बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया, एलडीपी, ग्लाइकोजन, ये सब हो गया ब्रांच चेन पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, कौन दूसरा नाम होता है नेटवर्क पॉलीमर। दोज पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल, है ना, अभी था ना तीन चार गो, और वो जुड़ा हुआ था, बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर आर कॉल्ड क्या, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। एग्जांपल हो गया वल्केनाइज्ड रबर, बेकलाइट, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये सब क्या हो गया, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हो गया, ठीक है। ये सब अभी आगे पता चलेगा क्या होता है वल्केनाइज्ड रबर, बेकलाइट, ये सब, ठीक है। चलो, तो
हम लोग पॉलीमर्स को कितना पार्ट में क्लासीफाई किए थे? 4 पार्ट में। पहला क्या? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज 3 टाइप, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी 3 टाइप। क्या क्या देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर? लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तीसरा नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन 2 टाइप होता है पॉलीमर का, एगो एडिशन पॉलीमर्स और एगो कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना टाइप होता है? 2 टाइप होता है, एक एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। इसमें क्या होता है? एडिशन पॉलीमर्स में जो मोनोमर्स होता है ना, वो एडिशन होके, बहुत सारा मोनोमर्स एडिशन एक दूसरे से जुड़ के जो बनता है ना, उसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर्स। और वो जो जुड़ता है ना मोनोमर्स, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है, उसको एडिशन पॉलीमर्स बोलते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है? ये बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर रिपीटेडली जुड़ता है कंडेंसेशन रिएक्शन से, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर्स। फिर से एक बार, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन 2 टाइप, कौन कौन? पहला एडिशन पॉलीमर्स, दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स क्या होता है? इसमें जो मोनोमर्स होता है वो एडिशन सिंपली जुड़ते जाता है ना। और इसमें क्या होता है? बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर जुड़ते जाता है। तो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर अगर जुड़ेगा रिपीटेडली तो उसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमर। और सीधे मोनोमर, है ना, सिंगल मोनोमर अगर जुड़ेगा सिंपल टाइप का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडिशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमर्स का दोज पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर पॉजेसिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एडिशन पॉलीमर्स, है ना। अच्छा, एडिशन पॉलीमर्स का 2 टाइप होता है, एक होमो पॉलीमर और दूसरा कोपॉलीमर। तो एक ही मोनोमर, जैसे अभी जो हम लोग जो बनाए थे अभी हम लोग इथीन से पॉलीथीन बनाए थे, तो इसमें क्या देखे थे? एक ही टाइप का मोनोमर बहुत सारा था कि नहीं, मिला दिए थे एक ही इथीन 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 बहुत सारा मिला दिए थे, तो क्या बन गया था? पॉलीथीन बन गया था। तो उसी तरह होमोपोलीमर, जिसमें एक ही टाइप का मोनोमर से पॉलीमर बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? होमोपोलीमर, है ना। कोपोलीमर, जिसमें एक से ज्यादा टाइप ऑफ मोनोमर लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोपोलीमर बोलते हैं। तो होमोपोलीमर का ए पोलीमर इन विच सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर इज यूज्ड इज कॉल्ड क्या? होमोपोलीमर। एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन इटीसी। कोपोलीमर ए पोलीमर इन विच मोर देन 1 टाइप ऑफ मोनोमर्स आर यूज्ड इज कॉल्ड क्या? कोपोलीमर्स। एग्जांपल हो गया, ठीक है। आस्कर से सिर्फ बच्चा याद नहीं करता है, जिसके कारण से एग्जाम में छोड़ के आ जाता है क्वेश्चन। अगर याद कर ले तो बहुत इजी लैंग्वेज है, मतलब एक बार हम सोच लिए हिंदी में और उसके बाद उसको लैंग्वेज में कर लिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे कितना इजी है, होमोपोलीमर ए पोलीमर इन विच सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर इज यूज्ड, है ना, इज कॉल्ड होमोपोलीमर। एक बार सोच लिए कि अरे सिंगल टाइप का मोनोमर अगर यूज होगा तो होमोपोलीमर, और एक से ज्यादा टाइप ऑफ मोनोमर अगर यूज होगा तो कोपोलीमर, उसके याद कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा कोपोलीमर का। एग्जांपल हो गया ब्यूना एस, ब्यूना एन इटीसी। कंडेंसेशन पॉलीमर का लिखे हैं, दोज पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर आर कॉल्ड क्या? कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एग्जांपल हो गया नाइलॉन 66, टेरिलीन इटीसी, ठीक है। तो पॉलीमर्स को कितना तरह से क्लासिफाई करते हैं? 4 तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला पढ़ लिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, उसको 3 पार्ट में बांट के पढ़े थे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसको भी 3 पार्ट में बांट के पढ़े थे। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसको 2 पार्ट में बांट के पढ़े। क्या क्या? तो एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। और पता है, देखो अभी जैसे एडिशन पॉलीमर्स लिखे, इसका तुम डिफिनेशन याद कर लोगे वो, ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में ना एडिशन पॉलीमराइजेशन पूछ देता है, मत टेंशन लेना कि अरे यार ये तो दूसरा चीज हो गया, हम तो पढ़ के आए एडिशन। नहीं, अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन भी पूछेगा तभी भी यही लिखोगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी पूछेगा तभी भी यही लिखोगे। अरे पॉलीमर्स और पॉलीमराइजेशन में क्या डिफरेंस है? पॉलीमर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं, अब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को बोलते हैं। तो अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन पूछे तब भी सेम बात, कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। चलो ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन हो गया। फोर्थ नंबर क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइप होता है पॉलीमर्स का। कितना टाइप होता है? 4 टाइप होता है। इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, यही 4 टाइप होता है। तो पहला क्या देख लेंगे? इलास्टोमर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ना, मतलब मजबूती के बेसिस पे। तो अगर मजबूती कम होगा, वीकेस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इलास्टोमर्स बोलेंगे, है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा तो फाइबर्स बोलेंगे,
ठीक है। अच्छा, तो इलास्टोमर्स का पढ़ लो। दोज पॉलीमर्स विच हैव वीकेस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। एग्जांपल ब्यूनास, ब्यूनाइन, नियोप्रीन, ईटीसी। इलास्टोमर में इलास्टिक कैरेक्टर होता है। इलास्टोमर्स में जैसे ये सब जितना है ब्यूनास, ब्यूनाइन, नियोप्रीन, इस सब में इलास्टिक कैरेक्टर होता है, इलास्टिसिटी होता है, खींच के छोड़ दोगे वापस उधर चला जाएगा, इलास्टिक कैरेक्टर होता है। फाइबर्स, दोज पॉलीमर्स विच हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सच एज एच बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर कॉल्ड फाइबर्स। एग्जांपल नाइलॉन 6 हो गया, टेरिलीन हो गया, ये सब क्या हो गया, फाइबर्स हो गया। अब देखो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कितना टाइप, 4 टाइप। पहला हो गया इलास्टोमर्स, फिर फाइबर्स, फिर थर्मोप्लास्टिक, फिर थर्मोसेटिंग। इलास्टोमर फाइबर समझ में आ गया होगा। इलास्टोमर क्या देखे, जिसमें कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है। फाइबर्स क्या देखे, जिसमें ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब देख लो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। देखो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, वैसा पॉलीमर्स जिसको हीट करने पे सॉफ्ट हो जाए और कूल करने पे हार्ड हो जाए। फिर से एक बार, वैसा पॉलीमर्स जिसको हीट करने पे सॉफ्ट हो जाए और कूल करने पे हार्ड हो जाए, उसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स बोलते हैं, ठीक। और वैसा पॉलीमर्स जिसको हीट करने पे सॉफ्ट ना हो पाए, कूल करने पे हार्ड ना हो पाए, उसको थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स बोलते हैं, ठीक है भाई। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, दोज पॉलीमर्स विच आर कैपेबल ऑफ सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। एग्जांपल हो गया पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, ईटीसी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। इसमें थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटरमीडिएट है। हम लोग देखे इलास्टोमर्स का क्या था, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फाइबर्स का क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन दोनों के बीच में रहेगा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, तो इसीलिए लिखे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, इंटरमीडिएट। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, दोज पॉलीमर्स विच आर नॉट कैपेबल ऑफ सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। एग्जांपल क्या हो गया, बेकलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, ईटीसी, ये सब क्या हो गया, थर्मोसेटिंग पॉलीमर हो गया। नेक्स्ट बात है डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। डिफरेंस थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का डिफरेंस बहुत बार पूछता है ना। तो डिफरेंस अगर पूछेगा, देखो 2 नंबर में अगर डिफरेंस पूछता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का, तो तुम खाली डिफिनीशन लिख दो, उसके थर्मोप्लास्टिक का डिफिनीशन लिखो, एग्जाम्पल लिख दो, फिर थर्मोसेटिंग का डिफिनीशन लिखो, एग्जाम्पल लिखो, हो गया, है ना। 3 या 5 नंबर में पूछेगा ना, तब जाके ये वाला लिखना होता है, ठीक है। और बाकी ऐसे याद करना होगा तुमको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देगा ही। तो डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इजी इजी बात है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है, रिमूल्ड हो सकता है, रिकास्ट हो सकता है। रिमूल्ड मतलब पिघल सकता है, फिर से रिकास्ट हो सकता है, नया शेप ले सकता है, ये सब आई नहीं, ऐसा थर्मोसेटिंग पॉलीमर में ऐसा नहीं हो सकता है। ये कम ब्रिटल होता है और सॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में, ये ब्रिटल होता है और इनसॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में। ये जो है ना एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। इसका मतलब हम लोग क्या देखें, एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब खाली एक ही टाइप का मोनोमर एडिशन रिपीटेडली होता रहेगा। इसमें क्या है, बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर का कंडेंसेशन रिएक्शन होता रहेगा, है ना। लास्ट पॉइंट है कि इसका पॉलीमर यूजुअली लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इसका क्रॉस लिंक। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का कैसा होता है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट कुछ पॉलीमर्स देखेंगे और उसका यूजेज, है ना। तो सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स, इसमें 21 आएगा टोटल, और बहुत टेंशन नहीं लेना है कि अरे बा 21, अरे यार इजी है ना, इजी है। जैसे बता रहे हैं उस तरह से अच्छे से सुनो, अभी उसको दिमाग में रखोगे, फिर लिखोगे, फिर याद करोगे सीक्वेंस वाइज जैसे बताएंगे, है ना। तो सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स, पहला नंबर लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलडीपी, अभी नाम सुने हैं हम लोग, है ना। इसका मोनोमर क्या होगा, तो इथीन। चाहे लो डेंसिटी पॉलीथीन रहे या हाई डेंसिटी पॉलीथीन रहे, दोनों का ही मोनोमर क्या होगा, इथीन होगा। लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूजेज क्या होता है, तो स्क्वीज बॉटल्स। स्क्वीज बॉटल्स मतलब जो सॉस वाला बॉटल्स होता है होटल में, या फिर जिसमें पेस्ट रहता है ना, कोलगेट का पेस्ट या सेंसोडाइन पेस्ट लेते हो, तो जो दबाते हो ना, उसी को क्या बोलते हैं, स्क्वीज बॉटल्स बोलते हैं। तो स्क्वीज बॉटल्स, खिलौना कुछ, वो किससे बनता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन से बनता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन का मोनोमर तो सेम ही है। और यूजेज, इस बाल्टी बनता है, डस्टबिन, पाइप्स, बॉटल्स। बॉटल्स जाहिर सी बात है, स्क्वीज बॉटल्स, बॉटल्स में डिफरेंस है।
तो ठीक है, ये इसका यूज हो गया, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज हो गया। इसमें तुमको मेन फोकस देखो, एग्जाम्पल बिल्कुल समझ के रखना है कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये। एग्जाम्पल से क्या होता है, इंटरेस्ट आता है कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं ये एलडीपी एचडीपी, इसका क्या यूज है। इससे केमिस्ट्री का भी यूज पता चलता है कि क्या यूज है, कितना इंपॉर्टेंस है। तो उसलिए समझ के, लेकिन मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को इसका मोनोमर याद करना है और उसका स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, राइट द मोनोमर्स, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोनोमर्स ऑफ ये, है ना। और सब्जेक्टिव में पूछेगा राइट द मोनोमर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ये, कभी भी देखोगे इसी टाइप इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछता है और फिक्स रहता है एकदम पूछना। तो अच्छे से याद रखोगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन का मोनोमर तो इथीन और उसका स्ट्रक्चर। तो क्या स्ट्रक्चर याद करना है क्या, नहीं, कुछ स्ट्रक्चर तुमको नहीं पता होगा वो दिमाग में रखना है, कुछ स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है। इथीन, इथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, इसको क्यों याद करोगे, है ना। तो वो समझ के रखोगे इथीन का स्ट्रक्चर। हाई डेंसिटी पॉलीथीन का भी मोनोमर इथीन, इसका स्ट्रक्चर हो गया। पोलीप्रोपीन, पोलीप्रोपीन का मोनोमर प्रोपीन, अरे यार यहाँ पे पहले ना प्रोपीन लिखना है ना, का मोनोमर प्रोपीन। अब स्ट्रक्चर बना दिए, प्रोप मतलब 3 कार्बन ना, इन मतलब एक जगह डबल बॉन्ड, वैलेंसी पूरा कर दिए, ठीक है। तो पोलीप्रोपीन का मोनोमर क्या हो गया, प्रोपीन। इसका स्ट्रक्चर हो गया। यूजेज इसका क्या होता है, खिलौना में, रस्सी बनाने में, ये सब में पॉलीप्रोपीन का यूज होता है। नेक्स्ट 4 नंबर में पोलीस्टाइरिन, पोलीस्टाइरिन का मोनोमर स्टाइरिन, स्टाइरिन का फार्मूला बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। इसका यूजेज क्या होता है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट, जो पीछे वाला पार्ट रहता है ना रेडियो का या टेलीविजन का या कंप्यूटर का, डेस्कटॉप वाला का, तो उस क्या क्या चीज़ का रहता है, पोली स्टाइरिन का रहता है। तो पोली स्टाइरिन का मोनोमर पूछेंगे तो क्या बोलोगे, स्टाइरिन, और उसका फार्मूला तो बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का मोनोमर टेट्राफ्लोरो इथेन, सॉरी टेट्राफ्लोरो इथीन, टेट्राफ्लोरो इथीन। वैलेंसी इथीन, इथ मतलब 2 कार्बन डबल बॉन्ड है, और टेट्राफ्लोरो मतलब 4 गो फ्लोरो, तो 2 गो F यहाँ 2 गो F यहाँ, हो गया टेट्राफ्लोरो इथीन। स्ट्रक्चर ना जिसका सोच सके, जिसका समझ सके, उसका समझ सोच के ही रखेंगे, उसका रट के नहीं रखेंगे, जिसका सोच समझ नहीं सके उसको रट लेंगे, ठीक है ना। तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरो इथीन, इसका स्ट्रक्चर हो गया। यूजेज इसका क्या हो जाएगा, इट इज यूज इन मेकिंग सील्स एंड गैस्केट्स, कोटिंग यूटेंसिल्स टू मेक देम नॉन स्टिकिंग, है ना। इसका नॉन स्टिकी, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है समझो, ई सील्स, प्लम्बर का काम में जो पाइप, 2 पाइप जब ज्वाइंट होता है तो देखते होगे कि वो जो एक टेप रहता होगा बीच में ऐसे करके लगाता होगा, उसके बाद जाम करता होगा, वही सील कर देता है। वो क्या चीज़ का टेप रहता है, टेफलोन का टेप रहता है, उसी को ऐसे करके लपेटता है, उसके बाद धर के सील कर देता है। बहुत आदमी धागा भी लपेटता है, तो वो भी लेकिन टेफलोन का ही रहता है ना। और अगर घर वाला धागा लगा देता है तो फिर पानी भी वैसे ही गिरते रहता है, लगा के तो चल जाता है, पानी इधर उधर से ये कर रहा है, तो लीकेज नहीं होता है अगर अच्छा से सील कर दिया जाता है। गैस्केट ये सब भी उसी वही मटेरियल हो गया कि अच्छे से सील हो जाए, पैक हो जाए, कुछ भी इधर उधर से ओपन पानी उनी लीकेज ना हो। जैसे बॉल बेरिंग में देखते होगे कि बहुत सारा जब लगाता होगा ना, तो देखते होगे कि एक पार्ट लगाया, उससे क्या होगा, जाम कर दिया, प्लास्टिक टाइप का रहता है, तो वो टेफ्लॉन का सील्स मतलब वो टेफ्लॉन का टेप से भर के और फिर वो उसको पैक कर देना। गैस्केट्स मतलब भी हुआ कि वो ऊपर से एक पोर्शन लगा देना, प्लास्टिक टाइप का रहता है, वो क्या करता है, उसको जाम कर देता है। कोटिंग यूटेंसिल्स टू मेक देम नॉन स्टिकी, इसका मतलब बहुत सारा पैन ऐसा होता है ना, वो जो फ्राई व्राई करने वाला, तो वो उस पे ना कोटिंग रहता है, किसका, टेफ्लॉन का, जिससे ना ये चिपकता नहीं है। इसमें कोई कुछ भी भुजिया उजिया या कुछ भी बना रहे हो तो ये नहीं कि चिपक जाएगा। लेकिन बहुत सारा बर्तन में ऐसा भी देखोगे जो जिसमें कोटिंग नहीं रहता है, उसमें अगर तुम बनाओगे तो चिपक जाएगा। और ये अगर उसमें टेफ्लॉन का रहे कोटिंग तो नहीं चिपकेगा। तो वो यही बोल रहा है, कोटिंग यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, टू मेक देम नॉन स्टिकी मतलब चिपकने का टेंडेंसी खत्म कर देता है। नेक्स्ट है पॉलीवाइनाइल क्लोराइड, इसको शॉर्ट में PVC बोलते हैं, अभी तो पहले सुने भी है। इसका मोनोमर, तो पोली हटा दो तो वाइनाइल क्लोराइड, बहुत सारा में तो पोली हटा दोगे अपने मोनोमर आ जाएगा। कुछ का तो तुमको याद करना ही होगा ना, सब में तुम सोचोगे पोली हटा के कर ले काम, तो ऐसा तो बात है नहीं। कुछ का जैसे टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीस्टाइरीन का पोली हटा दो तो स्टाइरीन बचा, पॉलीथीन का
पोली हटा दो तो इथीन बचा, चाहे एलडीपी हो चाहे एसडीपी हो, दोनों का इथीन बचा। तो पोली वाइनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या हो जाएगा, वाइनाइल क्लोराइड। वाइनाइल तुम लोग जानते होगे CH2 सी एच है ना, क्लोराइड मतलब Cl लगा देंगे। इसका पॉलीवाइनाइल क्लोराइड का यूजेज क्या हो जाएगा, तो रेनकोट बनाने में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन करने में, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक का तार गुजरा हुआ है तो वहाँ पे ऊपर से लपेट देंगे पॉलीवाइनाइल क्लोराइड, तो वो इंसुलेटर एज लाइक इंसुलेटर भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है पोली एकराइलोनाइट्राइल, जिसको शॉर्ट में PAN बोलते हैं, है ना। इसका मोनोमर एकराइलोनाइट्राइल, इसमें भी वही पोली हटा दो, है ना, एकराइलोनाइट्राइल हो जाएगा। एकराइलोनाइट्राइल का फार्मूला तो अभी देखे हो, पोलीवाइनाइल क्लोराइड का वाइनाइल क्लोराइड ना, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर Cl, उसका स्ट्रक्चर देखे थे, इसमें Cl के जगह पे CN, तो हो गया एकराइलोनाइट्राइल। नाइट्राइल अल्काइल साइनाइड का ही दूसरा नाम क्या होता है, नाइट्राइल। तो नाइट्राइल किसको बोलते हैं, CN को बोलते हैं। इसका नाम अल्काइल साइनाइड भी होता है, नाइट्राइल भी होता है, ठीक है ना। तो एकराइलो नाइट्राइल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, नाइट्राइल मतलब CN हो गया। पोली एक्राइलोनाइट्राइल का यूज कहाँ करते हैं, तो मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्लोन, एक्राइलेन, ये सब का गद्दा वगैरह आता है ना। गद्दा मतलब हाँ, गद्दा वगैरह, तकिया वगैरह, ये सब बनता है। इसका कारपेट भी बनता है, ब्लैंकेट भी बनता है, ये सब पोली एक्राइलोनाइट्राइल का बनता है। पोली मिथाइल मीथ एक्राइलेट, जिसको शॉर्ट में PMMA बोलते हैं। इसका मोनोमर पोली हटा दो, मिथाइल मीथ एक्राइलेट, और स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर तुमको दिमाग में रखना होगा, है ना। मिथाइल मीथ एक्राइलेट क्या हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर में CH3, इधर COCH3, फिर से एक बार CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर में CH3, इधर COCH3, ये मिथाइल मीथेक्राइलेट का हो गया, है ना। इसका यूजेज क्या होता है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट विंडो लेंसेज ETC। एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन में जो विंडो लगा रहता है, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बनाने में इसका यूज करते हैं, पोली मिथाइल मीथेक्राइलेट का। नेक्स्ट है ब्यूनाएस। ब्यूनाएस का मोनोमर्स देखो, ये सबका एक ही था ना, एक तक मोनोमर लिखे थे, यहाँ से दो इसका अगर है तो मोनोमर्स हो गया। ये सब के क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्राइलोनाइट्राइल का है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का नहीं है। ये तो बहुत सारे जब मिलाएंगे तब ना पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनेगा। हालांकि पहले ना इसका प्रिपरेशन भी इम्पोर्टेंट था, प्रिपरेशन भी पूछता था, लेकिन CBSE बोर्ड में पूछता था, चाहे कंपटीशन में उसका यूज आता था। बिहार बोर्ड में कभी भी प्रिपरेशन इसका नहीं पूछा। मैक्सिमम केस में उसका यही पोली मोनोमर्स बोल देता है और उसका स्ट्रक्चर बोल देता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है ना। तो यूजेज भी बस एक बार पढ़ लोगे, समझ लोगे, हाँ इसका यूज है। याद नहीं करना है, याद करना क्या है, मोनोमर्स और उसका स्ट्रक्चर करना है याद। तो ब्यूना एस का मोनोमर्स, है ना। अच्छा, एक और बात बोलना चाह रहे थे कि ये सब जो अभी देखे हैं, ये सब कहती है होमोपोलीमर्स है। एक टाइप का मोनोमर मिल के बनाएगा ना पोलीमर, तो होमोपोलीमर्स है। यहाँ से क्या हो गया, कोपोलीमर्स हो गया, है ना। ऐसा नहीं कि आगे पूरा फिर कोपोलीमर्स ही है आगे, मतलब सीधा बात है ना। एक मोनोमर से अगर मिल के बने तो होमोपोलीमर, एक से ज़्यादा मोनोमर्स मिल के बने तो कोपोलीमर्स, है ना। तो ब्यूना एस का मोनोमर्स 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, है ना। 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर याद तुमको नहीं करना होगा। ब्यूट मतलब कितना, 4 कार्बन, है ना। 1,3 पे डाई इन, तो 1 और 3 पे डाई इन, वैलेंसी पूरा कर दो, हो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन। स्टाइरीन अभी अभी तुम पोली स्टाइरीन का याद किए हुए हो, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे काम चल जाएगा। तो न करने से थोड़ा स्थिर से बैठ के याद ना करे, मंथन ना करे, तब जाके टफ रहता है। अगर करे तो सच में बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मुश्किल से 15 मिनट में खूब अच्छे से याद हो जाएगा 21 पूरा पोलीमर्स का मोनोमर्स और उसका स्ट्रक्चर। यूजेज तो याद नहीं करना है, यूजेज खाली सोच लेना है, अच्छा इसका इस चीज़ में यूज आता है, इसका इस चीज़ में, तो थोड़ा अच्छा रहता है ना, जानते रहते हैं तो। चलो, तो ब्यूनाएस का मोनोमर्स हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन, और क्या हो गया, स्टाइरीन हो गया। ब्यूनाएस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बी यू का फुल फॉर्म यही होता है, ब्यूटाडाइन। क्या होता है, ब्यूटाडाइन। और एस का फुल फॉर्म स्टाइरीन। तो सर ये एन क्या कर रहा है, BU मतलब ब्यूटाडाइन हो गया, एस मतलब स्टाइरीन हो गया, ये एन क्या कर रहा है, एन मतलब सोडियम। सोडियम एज लाइक कैटलिस्ट होता है, मतलब ये जब दोनों मिलाएंगे ना तो कैटलिस्ट मिलाना होगा सोडियम, तब जाके बनेगा। लेकिन प्रिपरेशन तो पढ़ना नहीं है, उसलिए यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। तो ब्यूना एस में ये दोनों मिलके और सोडियम एज लाइक कैटलिस्ट होता है, तब जाके ब्यूना एस बनता है। तो ब्यूना एस का फुल फॉर्म क्या बोले, BU का ब्यूटाडाइन, एस का स्टाइरीन, एन मतलब सोडियम एज लाइक कैटलिस्ट, लेकिन उसका फुल फॉर्म का कोई काम नहीं है, ऐसे ही बता दिए हैं, ठीक है। इसका यूजेज, ब्यूनाएस का यूजेज टायर बनाने में यूज करते हैं, बेल्ट बनाने में यूज करते हैं, है ना। ये सब रबर का पार्ट है ये ब्यूनाएस, है ना।
केबल इंसुलेशन बनाने में यूज करते हैं। ब्यूनाइन का मोनोमर, ये भी रबर का पार्ट है। ब्यूनाइन का मोनोमर वही 1,3 ब्यूटाडाइन और एक राइलोनाइट्राइल। ब्यूनाइस का क्या था, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। ब्यूनाइन का है 1,3 ब्यूटाडाइन एक राइलोनाइट्राइल। फिर वही बात, स्ट्रक्चर दोनों में से कोई का नहीं करना होगा, समझ के रखोगे। यूजेज क्या है ब्यूनाइन का, तो ये वाइल सील्स, टैंक लाइनिंग ईटीसी। वाइल सील्स मतलब क्या होता है ना कि ऐसा सील कर देना, वही फिर वही गैस्केट वगैरह लगा के ऐसा सील कर देना है कि वहाँ से वाइल निकले नहीं, है ना, थोड़ा सा भी लीकेज ना हो, तो उसी को वाइल सील्स बोलते हैं। टैंक लाइनिंग मतलब कोई टैंक है, कोई सामान उसमें स्टोर कर रहे हैं, तो उसके इन्फ्लुएंस में आके कुछ प्रॉपर्टी उसका चेंज ना हो जाए, तो उसलिए उसको क्या करते हैं, और इसमें भी क्रोजन ना हो, टैंक में भी क्रोजन ना हो, कुछ और अलग प्रॉपर्टी ना होने लगे, तो उस कारण से उसमें टैंक लाइनिंग एक तरह का पेंट कर देते हैं, जिससे उसका प्रॉपर्टी से मैच नहीं करे, उसको अलग ही रखे, है ना, उस क्रोजन रस्ट ना लगे, है ना, ये सब चीज़ होता है, तो टैंक लाइनिंग उसको बोलते हैं। नियोप्रीन, नियोप्रीन का मोनोमर क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन देखो, फिर इसका एक ही मोनोमर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, होमोपोलीमर हो जाएगा, है ना। तो क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो दिमाग में रखना होगा ना। पहले तो ई रखो लोगे CH2 डबल बॉन्ड C, फिर इधर CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे Cl निकाल लोगे, है ना। तो ये क्लोरोप्रीन हो गया। इसका यूजेज, क्लोरोप्रीन का यूजेज क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट, गैसकेट्स एंड होजेज। अभी गैसकेट का तो बहुत बार बात कर चुके हैं कि बॉल बेरिंग जो होता है उसमें, या फिर कोई भी चीज़, बहुत सारा चीज़ जब टाइट करना होता है ना मशीनरी में, तो उसको क्या करता है कि एक इधर से पहले बीच में है, उधर से एक प्लास्टिक टाइप का गोल टाइप का रहता होगा, इधर से भी रहता होगा, और उसको जाम कर देता है उससे लगा के, है ना। कन्वेयर बेल्ट मतलब एयरपोर्ट पे गए होगे तो देखे होगे, हालांकि खाली एयरपोर्ट पे ही नहीं, बहुत सारा जो बहुत बड़ा बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना होता है। इंडस्ट्री में भी एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह पूरा कंप्लीट हो गया, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ, इस तरह से करके होता है। तो अब वहाँ से यहाँ आने के लिए बस कन्वेयर बेल्ट पे डाल देता है, वो नचते रहता है, और ये वहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो कन्वेयर बेल्ट, एयरपोर्ट पे क्या होता है कि देखते होगे, जाते होगे, सिक्योरिटी चेक के जगह पे पूरा सामान वगैरह रख देता होगा, और वो ऑटोमेटिकली कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जाता होगा, चेक होके फिर उधर क्रॉस कर जाता होगा। तो कन्वेयर बेल्ट उसी को बोलते हैं। गैस्केट समझ गए। होजेज, ये होजेज मतलब क्या, ये भी एक तरह का ना पाइप होता है। ये बाइक वगैरह में देखते होगे ना कि वाइल का जो टैंक होता है ना, टंकी जो होता है, उससे एक वो पाइप जोड़े रहता है, एकदम पतला सा पाइप जोड़े रहता है नीचे, है ना, और उसी से क्या करता है ना कि वाइल टंकी से ही इंजन में इसी के थ्रू इधर से जाता है ना। तो कभी कभी देखते होगे कि ये निकाल के बोतल में भर लेता है। अब हालांकि अब बहुत हद तक तो उसको थोड़ा ठीक कर दिया है कि इजली ना निकल पाए, लेकिन पहले तो बहुत इजली, अभी भी कुछ बाइक से निकाल ही लेता है, लेकिन पहले तो खूब आराम से ऐसे जाता था, जैसे निकाल के बोतल में भर लिया, अपना बाइक में भर लिया। फिर तो ऐसे चोर चोर चोटा सा भी सब काम करता था। तो होजेज मतलब यही पतला वाला पाइप, पाइप को बोलते हैं ना। नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 का मोनोमर क्या हो जाएगा, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन। हेक्सा मिथाइलिन, मिथाइलिन मतलब CH2, हेक्सा है मतलब 6 गो, तो CH2 6 गो, NH2 डाइएमाइन है ना। तो हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन, स्ट्रक्चर नहीं रटने का है, जिसका स्ट्रक्चर है इसे सोचा हो पाए सोच देंगे, अच्छा रहेगा। एडिपिक एसिड, तो नाइलॉन 66 का मोनोमर हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन और क्या, एडिपिक एसिड। तो हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन का स्ट्रक्चर CH2 6, NH2 और एडिपिक एसिड, ये तुम लोग सुने होगे GOC चैप्टर में, ओम्स गैप करके सुने होगे, है ना, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोजिलिक एसिड। जो नहीं सुने होगे कोई दिक्कत नहीं, जो सुने होगे उनके लिए बोल रहे हैं, जो नहीं सुने होगे इसी से याद कर लो यार, है ना। तो ओम्स गैप, ओ मतलब ऑक्जेलिक एसिड, एम मतलब मेलोनिक एसिड, एस मतलब सकिनिक एसिड, जी ग्लूटेरिक एसिड, ए एडिपिक एसिड, पी पिमिलिक एसिड, सबका स्ट्रक्चर सोचना बताए थे, तो वैसे करके इसका स्ट्रक्चर सोच सकते हैं। अगर सर वहाँ तो आप ऐसे लिखवाए थे CH2 4, है ना, और COOH और COOH इस तरह से लिखवाए थे, यहाँ पे ऐसे लिखवा रहे हैं। अरे यार यहाँ पे सिंपल इस तरह से भी तो लिख ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, CH2 4 इधर COOH इधर COOH को ऊपर निकाल, कहीं भी कैसे भी निकाल सकते हैं, तो बात तो सेम ही है, तुमको जो दिमाग में आ जाए उस तरह से लिख दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है उसमें। नाइलॉन 66 का यूज क्या होता है, ब्रिस्टल्स फॉर टूथ ब्रश, जो ब्रश होता है ना, और उसमें जो ऊपर से जो निकला रहता है पार्ट, उसी को क्या बोलते हैं, नाइलॉन 66 के यूज से बनता है। एगो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 के भी यूज से बनता है, वो आगे है। 3 गो टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नाइलॉन 66, नाइलॉन 6
अभी देखो पीछे क्या देखें, नाइलॉन 6 है ना, ये क्या देखें, नाइलॉन 6, आगे को मिलेगा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 दोनों का यूज सेम है, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेज, टूथ ब्रशेज, है ना। चलो आते हैं, नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, कैप्रोलैक्टम, ये एक ही मोनोमर है, इसका होमोपोलीमर है। तो नाइलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलैक्टम, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर करना होगा। इसमें ध्यान रखना, ये जो लेना 6 कार्बन वाला नहीं 7 कार्बन वाला लेना है, लेकिन एक जगह NH निकाल देना है ना। तो ओवरऑल इसमें 6 ही कार्बन है ENH को छोड़ के, लेकिन 7 कार्बन वाला ढांचा लेना है, नहीं 6 कार्बन वाला गलत हो जाएगा फिर, है ना। यहाँ से डबल बॉन्ड हो, यहाँ से NH निकाल देना। नाइलॉन 6 का यूज क्या हो जाएगा, टायर कॉर्ड्स, रोप्स मतलब तो चलो समझ रहे हैं, रस्सी। ये टायर कॉर्ड्स क्या होता है, ये जो टायर अपना बाइक वाला या साइकिल वाला जो दिखता है ना, तो ऊपर से ये जो पूरा हो गया ना, कंप्लीट टायर हो गया। अब उसका जो ऊपर वाला पार्ट को अगर छीलोगे ना, तो अंदर में उसके जस्ट नीचे में जो पार्ट रहेगा ना, उसी को क्या बोलेंगे, टायर कॉर्ड्स बोलेंगे। कोई कोई सोचता है जो ऊपर में निकला रहता है उसको कॉर्ड्स बोलते हैं, नहीं, ऊपर वाला पार्ट को छीलने पे अंदर में निकलता है टायर कॉर्ड्स, है ना। ये नहीं सर अंदर तो ट्यूब निकल जाएगा, नहीं, ए यार उस लेयर को हटाने से क्या निकल जाएगा, टायर कॉर्ड्स निकलेगा। नेक्स्ट है डेक्रोन, डेक्रोन का ही दूसरा नाम टेरिलीन, डेक्रोन बोले या टेरिलीन बोले बात सेम है। डेक्रोन का मोनोमर क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइसोल और टेरिथैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइसोल सुने हुए हैं, इथाइलिन मतलब CH2 ग्लाइसोल मतलब OH। फिर वही बात कि सर ऐसे हम सुने हुए हैं CH2 OH है ना। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में केटल बनता था ना, केटल, है ना, कि अल्डिहाइड या कीटोन इथाइलिन ग्लाइसोल के साथ मिल जाता था तो क्या बनता है, केटल बन जाता है। तो वहाँ तो इस तरह से सुने हुए आप, ऐसे बात सेम है यार, कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे भी लिख दोगे तो इथाइलिन ग्लाइसोल हो गया। टेरिथैलिक एसिड मतलब बेंजीन पे एक COOH ऊपर और दूसरा COOH पैरा पे, इसको क्या बोलते हैं, टेरिथैलिक एसिड। थैलिक एसिड का 3 टाइप होता है ना, एक COOH जस्ट बगल में COOH रहेगा तो थैलिक एसिड, नोमेनक्लेचर चैप्टर में देखे होंगे, है ना। COOH और एक आइसो पे, है ना, सॉरी, और मेटा पे रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोथैलिक एसिड। एक COOH पैरा पे COOH रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, टेरिथैलिक एसिड। तो डेक्रोन का मोनोमर क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइसोल और टेरिथैलिक एसिड। डेक्रोन का यूजेज क्या हो जाएगा, इसका यूज हो जाएगा टायर कॉर्ड्स, वही टायर कॉर्ड्स अभी जो बताएं वही है, सीट बेल्ट बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। जब लगे कि बहुत सारा सुन लिए तो थोड़ा देर के लिए पॉज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके एक बार सोच लेना है कि सर क्या क्या बताया है ये सब टर्म का। देखो मोनोमर तो चलो ठीक है, याद करना है कि नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या, कैप्रोलैक्टम। डेक्रोन या टेरिलीन का मोनोमर क्या, इथाइलिन ग्लाइसोल और टेरिथैलिक एसिड। लेकिन ये जो यूजेज वाला बता रहे हैं ना कि टायर कॉर्ड्स मतलब क्या, तो अभी बताएं कि टायर में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हटाएंगे तो उसके नीचे जो जस्ट पार्ट रहता है उसी को क्या बोलते हैं, टायर कॉर्ड बोलते हैं। और भी बहुत सारा टर्म बताएं, ब्रिस्टल फॉर ब्रशेज मतलब ब्रश में जो ऊपर पार्ट निकला रहता है जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, क्या होता है, ब्रिस्टल्स बोलते हैं उसको। तो जो भी टर्म सब है वो सब, अब मान लो कि सुनते गए अब कोई टर्म कोई पूछ दे बता ही नहीं पाए तो क्या फायदा सुनने का। तो थोड़ा देर पॉज करके उसको सोच भी सकते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, ग्लिप्टल। ग्लिप्टल का मोनोमर क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइसोल और थैलिक एसिड। दोनों का स्ट्रक्चर अभी बता चुके हैं ऑलरेडी उधर में। इथाइलिन ग्लाइसोल तो ये, थैलिक एसिड मतलब बेंजीन पे COOH जस्ट बगल में COOH, तो इसको क्या बोलेंगे, थैलिक एसिड बोलेंगे। ग्लिप्टल का यूज क्या करेंगे, पेंट्स में, लैक्वर्स में, इटिस में। फिर पेंट्स का मतलब तो समझ गया, लैक्वर्स का यूज कहाँ करते हैं, लैकर्स का यूज करते हैं ना, कोई भी बहुत सारा पेंट जो होता है ना, फर्नीचर वगैरह का या अलमीरा वगैरह का, तो वो मशीन से पेंट होता है ना। हालांकि दीवार भी मशीन से पेंट हो सकता है, तो मशीन से पेंट होता है, तो वो पेंट करने से पहले एक बार लैकर्स मार लेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा चमक धमक उसमें आ जाएगा। कोई स्क्रैच वगैरह होगा तो वो पूरा से ख़त्म हो जाएगा। तो पहले लैकर्स मारा जाता है, फिर मशीन से पेंट मारा जाता है। तो लैकर्स भी एक तरह का पेंट का ही पार्ट है, जो ऑलरेडी पहले मार लेते हैं उसके बाद पेंट मारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेकलाइट। बेकलाइट का मोनोमर क्या हो जाएगा, फिनॉल और फॉर्मल डिहाइड। फिनॉल ये तो ऑलरेडी इजी है, फिनॉल मतलब बेंजीन पे OH, सॉरी बेंजीन पे OH और फॉर्मल डिहाइड का SCHO। बेकलाइट का यूज क्या हो जाएगा, कंघी बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, ये सब बेकलाइट का यूज होगा। नोवोलैक, नोवोलैक का मोनोमर हो जाएगा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। मतलब बेकलाइट और नोवोलैक दोनों का मोनोमर सेम है। बेकलाइट का भी मोनोमर फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, है ना, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर या फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोल लो। नोवोलैक का भी मोनोमर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अच्छा बेकलाइट का यूज कहाँ करते हैं,
कॉम्स कंघी इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में नोवोलैक का यूज करते हैं, पेंट में, पेंट बनाने में यूज करते हैं नोवोलैक का। अब फर्क क्या है, ये तो देखिए फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड तो सेम है, यहाँ पे भी फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड सेम है ना। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है कि दोनों अलग अलग नाम पर आ। तो नोवोलैक को जब हीट कर देंगे बहुत सारा फॉर्मल्डिहाइड के साथ, बहुत सारा नोवोलैक इधर लेंगे, इधर से फॉर्मल्डिहाइड मिलाएंगे, तब जाके वो क्या बन जाएगा, बेकलाइट बन जाएगा। मतलब नोवोलैक में क्या होता है कि एक ये लो फिनॉल लो, एक फॉर्मल्डिहाइड लो, मिला दो, तो मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, नोवोलैक बन जाएगा। लेकिन बेकलाइट में क्या होगा कि बहुत सारा नोवोलैक लेना होगा, अब बहुत सारा फॉर्मल्डिहाइड, तब जाके मिलाओगे ना तो क्या बनेगा, बेकलाइट बनेगा। इसका मतलब ई वाला एडिशन पॉलीमर है ना। एडिशन पॉलीमर में क्या देखे थे कि सिंपली मिला दो रिपीटेडली। ई वाला कंडेंसेशन पॉलीमर है, मतलब ये पहले मिलाओगे, ये दोनों मिलाओगे तो नोवोलैक बनेगा, और फिर उसमें फॉर्मल्डिहाइड मिलाओ, फिर उसमें मिलाओ, मिलाते जाओ, अब जाके ये क्या बन जाएगा, बेकलाइट बनेगा। फिर से एक बार बुआ, ये वाला कथी है, नोवोलैक एडिशन पॉलीमर है, और ये वाला क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। बेकलाइट का यूज कहाँ करते हैं, कंघी इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में। नोवोलैक का यूज कहाँ करते हैं, पेंट में यूज करते हैं, ठीक है। ये बात यही लिखे हुए हैं कि नोवोलैक को हीट करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो क्या बन जाएगा, बेकलाइट बन जाएगा। इससे पता चल रहा है कि अरे ये जो बेकलाइट है वो क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, या फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी बोल सकते हो उसको। उसमें भी तो बाईफंक्शनल ट्राईफंक्शनल आता है ना, है ना। चलो नेक्स्ट है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इसका नाम में ही इसका मोनोमर छुपा हुआ है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। तो ये मेलामाइन हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड का तो ऑलरेडी पता है, मेलामाइन का थोड़ा सा दिमाग में करना होगा शांति सुकून से कि बैठा रहे अच्छे से इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का यूजेज क्या है, तो इसका यूज अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में। एक तो होता है ना बॉन्ड चाइना का प्लेट होता है ना, जो थोड़ा सा गिर जाए तो फूट जाए, लेकिन ये क्या होता है, वो भी उसी तरह से शाइनिंग वगैरह करता है, लेकिन वो नकली बॉन्ड चाइना एक तरह से होता है कि वो गिर जाए तो बिल्कुल ना टूटे और शाइनिंग उसी टाइप से करे। तो अनब्रेकेबल क्रॉकरी जो बर्तन होता है वो उसी को क्या बोलते हैं, मेलामाइन का बर्तन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये बहुत सारा होटल वगैरह में यूज करता है मेलामाइन का बर्तन का, है ना। चलो नेक्स्ट है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन। अभी नेचुरल रबर के बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे और कुछ कुछ बात, लेकिन अभी खैर मोनोमर और यूजेस सबका कर रहे हैं ना। तो नेचुरल रबर का मोनोमर क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर ये वाला हो जाएगा, ये देखने से तुमको लग रहा है 1,3 ब्यूटाडाइन है ना। तो आइसोप्रीन को ही 1,3 ब्यूटाडाइन बोलते हैं। इसका यूजेज, नेचुरल रबर का यूजेज क्या हो जाएगा, ऑटोमोबाइल सीट्स बनाने में, एयर बैग्स बनाने में, इस सब में यूज करते हैं। पता है नेचुरल रबर जो पेड़ से निकलता है, ये केरला वगैरह में इसका पेड़ होता है रबर का, तो उससे ना उसका जैसे खेती होता है, जैसे यहाँ पे ना गाँव में देखोगे ना तार का पेड़ रहता है, उस पे क्या करेगा ना कि पासी सब चढ़ उड़ के और ऊपर में लगा देगा, और ऊपर से के छेद देगा, और उससे धीरे 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 जो है ना उसमें जूस आके और उसमें जमा हो जाएगा। वही तार का जूस को क्या बोलते हैं, तारी बोल देते हैं ना, फिर वो जाके बेचता है। तो उसी तरह ना इसमें भी ना पेड़ में कुछ प्लास्टिक वगैरह बांध के और एक लगा देता है, और उससे क्या होगा, उसको छेद देगा, उससे धीरे 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 गिरते रहेगा और इसमें जमा होते रहेगा, फिर उसको बेच देता है। तो वही नेचुरल रबर जो है ना, रबर का ना पेड़ ही होता है ना, उसको हैवा शायद बोलते हैं। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, बस सीधा ही है कि हाँ तो नेचुरल जो रबर होता है ना, वो नेचुरल रबर, उसी से फिर क्या बनता है, ऑटोमोबाइल सीट बनता है, गाड़ी का जो सीट देखते होगे वो, एयर बैग्स, बहुत सारा चीज़ नेचुरल रबर का बहुत सारा यूज है। और वो जो रबर है ये टायर वाला जो रबर है, उसको सिंथेटिक रबर बोलते हैं। उसको कौन सा रबर बोलते हैं, सिंथेटिक रबर बोलते हैं। अभी देखेंगे रबर का दो टाइप, एक नेचुरल रबर और दूसरा क्या, सिंथेटिक रबर। तो खैर नेचुरल रबर क्या होता है, ये डायरेक्ट पेड़ से निकलता है ना, और सिंथेटिक जो हम लोग अपने से उसमें आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन करके जो बनाते हैं ना वो टायर वगैरह, तो वो क्या हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया। ये सब नेचुरल रबर से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, इसका मोनोमर ग्लाइसिन
और एमाइनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन क्या हो जाएगा NH2CH2COOH, और एमाइनो कैप्रोइक एसिड NH2CH2 5COOH। इसका यूज क्या हो जाएगा, तो वही इसका तो पहले ही बता दिया ना, तीन चीज आया था ना, एक नाइलॉन 6 6, एगो नाइलॉन 6, एगो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 6 और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 का सेम है ना, ब्रिस्टल्स ऑफ टूथ ब्रश। नाइलॉन 6 का अलग है यूजेज। नेक्स्ट है, लास्ट है, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, इसको शॉर्ट में PHB भी बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है इसका तुम फुल फॉर्म करो, सीधे PHB भी बोल के दिमाग में रख लो, ठीक है। तो PHBV का मोनोमर्स क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। फिर से एक बार, PHBV का मोनोमर्स क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। ये स्ट्रक्चर अगर याद करोगे तो बहुत बड़ा मूर्ख हो गए। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूट मतलब कितना कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया। ओइक एसिड मतलब कार्बोजिलिक एसिड हो गया। 3 पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3 हाइड्रोक्सी, वैलेंसी पूरा कर दो, हो गया। उसी तरह 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, यहाँ पे यार स्पेलिंग जो है ना थोड़ा कहीं कहीं, चलो ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, पेंट मतलब कितना कार्बन, 5 कार्बन हो जाएगा ना। अब 5 कार्बन और COOH दे दोगे, फिर 3 पे हाइड्रोक्सी दे दोगे। तो PHBB का मोनोमर्स क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। और इसका यूज क्या होता है, इसका मेडिकल फील्ड में यूज होता है। ये ना PHBB जो है ना, ये केमिकल, ये अलुआ में, अलुआ जानते होगे ना, दूध में रख के खाता है, स्वीट पोटैटो बोलते हैं उसको। तो उसमें पाया जाता है, और एक्सट्रैक्ट करके फर्मेंटेशन के द्वारा और मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं। कैंसर का मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज होता है, PHBV का। तो ये पूरा हो गया तुम्हारा ओर्स, है ना। ओर्स का हम लोग मोनोमर्स देखे और यूजेस देखे, लेकिन याद सिर्फ क्या करना है, मोनोमर्स और उसका स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रबर, है ना। रबर का दो टाइप, नेचुरल रबर और क्या, सिंथेटिक रबर। अभी नेचुरल रबर के बारे में तो देखें ही, उसका मोनोमर और उसका यूजेज। कुछ और बात जो जानना चाहिए, जैसे नेचुरल रबर को ही सिस पोली आइसोप्रीन भी बोलते हैं, है ना, मतलब सिस वाला फॉर्म रहता है ना, तो उसी को नेचुरल रबर बोलते हैं। अगर ट्रांस वाला रहता है ना, तो उसको नेचुरल रबर नहीं बोलते हैं, उसको गुट्टा पर्चा बोलते हैं। ये गुट्टा पर्चा, लेकिन वो अपना सिलेबस में नहीं है, उसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जाने ही गुट्टा पर्चा, है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि सिस पोली आइसोप्रीन ही, नेचुरल रबर को सिस पोली आइसोप्रीन ही बोलते हैं। इसका मोनोमर होता है आइसोप्रीन, है ना। नेचुरल रबर का दूसरा नाम, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सिस पोली आइसोप्रीन। सिस ही क्यों, अगर ट्रांस हो जाएगा तो उस केस में नेचुरल रबर ना होके उसको क्या बोल देंगे, गुट्टा पर्चा बोल देंगे। तो ये नहीं पढ़ना है इसे हम लोग को, ठीक है। इसको हटाओ, उसको गुट्टा पर्चा को। वो गुट्टा पर्चा का यूज करते हैं ना, वो डेंटिस्ट वगैरह यूज करता है दांत उसको साफ करने में ना। जब बहुत गंदा बैठ जाता है तो वो अंदर से ना, वो कोई टर्म बोलते हैं, उस साफ करना होता है, तो गुट्टा पर्चा केमिकल का यूज करते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ में यूज होता है, खैर चलो उसको इग्नोर मारो, वो अपना सिलेबस में नहीं है। नेचुरल रबर को क्या बोलते हैं, सिस पोलीआइसोप्रीन, ध्यान रखना, ट्रांस पोलीआइसोप्रीन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट बात ये है कि नेचुरल रबर लेटेक्स से बनता है। लेटेक्स मतलब छाल, अभी जो बताया ना कि वो जो लकड़ी में बांध देता है और वो छाला को ऐसे छील देता है और उससे निकलता है, वो लेटेक्स क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर एंड वाटर। रबर गिरा उसके पेड़ से और इसमें वाटर मिला देता है और फिर उसी से लेटेक्स बन जाता है। उसको इलास्टोमर बोलेंगे, जाहिर सी बात है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज होगा तो इलास्टोमर बोलेंगे। ये च्युइंगम में भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होता है ना, वो भी नेचुरल रबर ही है ना। तो वो अच्छा चीज़ नहीं है वो, ठीक ना। तो वंडावाल्स फोर्स इसमें होता है नेचुरल रबर में, मतलब वंडावाल्स फोर्स कमजोर माना जाता है एच बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में। तो ये लेकिन नेचुरल रबर जो है ना कमजोर होता है, वंडावाल्स फोर्स होता है और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। और चूंकि ये कमजोर होता है इसीलिए इसको वल्केनाइजेशन करना होता है। वल्केनाइजेशन क्यों करते हैं, तो मजबूत बनाने के लिए करते हैं। इसमें वल्केनाइजेशन में क्या करते हैं ना, जैसे नेचुरल रबर अगर ऐसे है इस फॉर्म में है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि सल्फर से ज्वाइन कर देंगे, सल्फर से ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या होगा, खूब अच्छे से क्रॉस लिंकिंग एबिलिटी से खूब अच्छे से जुड़ जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, वल्केनाइज्ड हो गया। और 273 से 415 केल्विन पे हीट देके सल्फर से ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो वल्केनाइज्ड हो जाएगा। तो इसका थोड़ा मजबूती क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब मजबूती भी बढ़ जाएगा और स्ट्रेचिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो चूंकि नेचुरल रबर में वंडावाल्स फोर्स है, वीक है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, वल्केनाइज कर देते हैं। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का डिफिनीशन कभी कभी पूछ देता है, तो इसका वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का लैंग्वेज याद कर लोगे, ये सब तो समझ के रखोगे, ये नहीं कि पूरा पॉइंट पे रट लेना। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का खाली लैंग्वेज याद कर लेना, बाकी सब समझ के अच्छे से। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में तो नहीं। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर क्या होता है, तो वल्केनाइज रबर को ही सिंथेटिक रबर बोलते हैं, विच इज़ कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच, जिसमें स्ट्रेचिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है ना, तो सिंथेटिक रबर हो जाता है। उसका एग्जांपल ब्यूनाएस, ब्यूनाइन, नियोप्रीन, ऑलरेडी सब देख चुके हैं। ब्यूनाएस का मोनोमर 1,3 ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ब्यूनाइन का मोनोमर 1,3 ब्यूटाडाइन और एक राइलोनाइट्राइल, नियोप्रीन का मोनोमर क्लोरोप्रीन, सबका यूज भी देख चुके हैं। तो वो सब जो तीनों पर है उधर में, वो सब क्या था, सिंथेटिक रबर था, है ना। अच्छा, ब्यूनाएस का तो फुल फॉर्म तुम लोग को बता दिए कि ब्यू, यू का ब्यूटाडाइन, एस का स्टाइरिन, एन ए मतलब सोडियम एज लाइक कैटलिस्ट। अगर ब्यूना एन का सोचोगे तो क्या हो जाएगा, तो बी यू का ब्यूटाडाइन मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन, ई जो है ई एज लाइक सोडियम है कैटलिस्ट, और ई जो एन है ना वो नाइट्राइल, 1,3 ब्यूटाडाइन और एक राइलो नाइट्राइल था ना, तो नाइट्राइल सी एन, है ना। सी एन अल्काइल साइनाइड को ही क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। एन मतलब क्या, नाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसका भी लैंग्वेज अच्छे से याद कर लेंगे। बायोडिग्रेडेबल नाम से लग रहा है कि वैसा पॉलीमर्स जो अपने आप डिकम्पोज हो जाए, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला के उसको डिकम्पोज कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलेंगे। ये नेचर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये तो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। प्लास्टिक वगैरह नेचर के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है, ये बहुत समय बाद अपने से डिकम्पोज हो जाएगा। या फिर जल्दी से डिकम्पोज करना है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला के डिकम्पोज कर दो। तो इसका क्या लिखे हैं, दोज पॉलीमर्स विच आर डिकम्पोज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आइदर बाई इटसेल्फ और बाई एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड क्या, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसके एग्जांपल पीएचबीवी और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, जो कि ऑलरेडी हम लोग पीछे देख चुके हैं उसका मोनोमर और यूजेज, ठीक है। चलो, तो ये हो गया है ना। थोड़ा कुछ फोटो देख लेते हैं, उसके द्वारा पहचानते हैं कि कौन क्या है। पहले ना पॉज करके अपने से सोचोगे, जैसे अभी बताया है ना एग्जाम्पल ने में कि ये है ऐसे करके, तो इसका नाम सब सोचोगे। जैसे इसका तो लिख दिया है, खैर वाइल्ड सील्स दिख रहा है तो उसका नहीं, बाकी सबका क्या क्या बताए हैं। जैसे ये जो देखो पेड़ से गिर रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल रबर बोलते हैं, नेचुरल रबर। इसी तरह से बांध के रखता है, ये इसी में गिर रहा है, ये है ना, तो नेचुरल रबर। ये वाला क्या हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया ना, सिंथेटिक रबर। पहले पॉज करके सोच लो अपने से, कितना रिकॉल कर पा रहे हो, जो जो टर्म बताए हैं वो किसको किसको पहचान पा रहे हो। ये है और कुछ इधर में है ना, तो इतना सोच लो पहले, उसके बाद देखना। ये तो वाइल्ड सील्स है, और ये तुम्हारा हो गया ये क्या कर रहा है, टैंक लाइनिंग है ना, बताया ना, टैंक लाइनिंग वो जो पेंट कर देता है तो क्रोजन वगैरह नहीं लगता है। तो ये किसका एग्जाम्पल था, टैंक लाइनिंग और वाइल्ड सील्स, है ना। ये ब्यूना एन का दोनों, ये किसका, ब्यूना एन का, ये वाइल्ड सील्स हो गया, और ये वाला टैंक लाइनिंग, दोनों एग्जाम्पल है ब्यूना एन का, ब्यूना एन का एग्जाम्पल में था, है ना, दोनों। ये तो डायरेक्ट उसी का एग्जाम्पल है ना, तो उस कारण से कुछ नहीं लिखे हैं। क्या लिखे उसमें, इसका अगर तुम देखोगे, ये होसेज है ना, HOACS बोलते हैं ना, पतला वाला पाइप जो रहता है बाइक में जो लगता है ना, होसेज। ये क्या है, नियोप्रीन का एग्जाम्पल में था, ये नियोप्रीन का एग्जाम्पल में था ना। होजेज, गैसकेट, इधर ये गैसकेट है, ये भी नियोप्रीन का एग्जाम्पल में था। गैसकेट्स भी किसका एग्जाम्पल में था, नियोप्रीन का एग्जाम्पल में, है ना। चलो, उसके बाद ये दो जगह आया था ना, ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रसेज, ये वाला पार्ट जो है, अ, ये वाला पार्ट सिर्फ, है ना, ये पार्ट जो है ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रसेज में आता है ना। तो दो जगह आया था, एक कहाँ आया था, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, और दूसरा नाइलॉन 6, ये दो जगह आया था, है ना। उसके बाद ये वाला तुम्हारा नाइलॉन 6 में आया था, ये कहाँ आया था, नाइलॉन 6, टायर कॉर्ड लिखा भी हुआ है, टायर कॉर्ड बताया था ना, ऊपर से जब थोड़ा छेप दोगे तो ये जो अंदर दिख रहा है यही वाला पोर्शन क्या है, टायर कॉर्ड है ना, टायर
कॉर्ड, हालांकि लिखा भी हुआ है। ये किसका एग्जाम्पल में था? तो दो चीज़ का एग्जाम्पल में, एक तो नाइलॉन 6 का एग्जाम्पल में था, है ना, और एक डेक्रोन, डेक्रोन का ही दूसरा नाम टेरिलीन था, ये दोनों का एग्जाम्पल में था। ये तुमको बताया होंगे जो होटल होटल में बर्तन मिलता है मेलामाइन का, है ना, ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में आया था ना एग्जाम्पल में, मेलामाइन का है, तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में ही आ जाएगा। ये लैकर्स, ये पेंट स्प्रे वाला है, और ये पहले लैकर्स मार लेते हैं ना, तो ये लैकर्स कहाँ आया था? ग्लिप्टल में। किसके एग्जाम्पल में आया था? ग्लिप्टल का एग्जाम्पल में आया था, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि जब अब हम लोग नोट करेंगे तो ये सब फोटो वोटो भी निकलवा लेंगे, प्रिंट उसका चिपका उपका लेंगे, नहीं, वो ऐसे पहचानने के लिए कि थोड़ा और इससे क्लियर हो जाएगा, अच्छा अच्छा जो उधर एग्जाम्पल बताया तो वो सब है, तो थोड़ा फोटो से बस वही थोड़ा महसूस हो जाता है, और कुछ नहीं, ये नहीं कि उसका बस टर्म का मतलब ही पता रखना है, और यूजेस तो याद भी नहीं करना है पॉलीमर सबका, सिर्फ मोनोमर याद करना है और उसका स्ट्रक्चर याद करना है ना। और तो इसको ना 3 फेज में ना तुम लोग पूरा बांट लोगे इसको, 3 फेज में। पहला फेज में ना क्या करोगे कि अ, ये जैसे फर्स्ट पेज हो गया, तो ये सबका अच्छे से पहले ना नोट कर लोगे अच्छे से, ठीक है ना, नोट कर लेना अच्छे से। उसके बाद ना पहला पेज में तुम यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक अच्छे से याद कर लेना, पहले नोट कर लेंगे पूरा अच्छे से, उसके बाद यहाँ तक याद कर लेंगे कि पॉलीमर्स का डिफिनीसन, पॉलीमराइजेशन का डिफिनीसन, उसके बाद उसको 4 तरह से क्लासिफाई करते हैं, वो चारों में कौन कौन सा टाइप, उस सब का डिफिनीसन विथ एग्जांपल, इधर डिफरेंस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये एक पेज में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अच्छे से मंथन उंथन करके फिर सेकेंड पेज में क्या करेंगे, जितना भी है ना सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स है का, इस सब का मोनोमर्स और उसका यूजेज, नहीं, मोनोमर्स और उसका स्ट्रक्चर फ्रेम कर लेंगे, कुछ कुछ का स्ट्रक्चर, जैसे कैप्रोलैक्टम हो गया, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा फ्रेम करना होगा। तो यूजेज याद नहीं, यूजेज बस हाँ टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि भाई उसको क्या बोलते हैं, अभी नहीं कि होजेज मतलब तो पता नहीं रहा है कि क्या बोलते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया सेकेंड फेज का, है ना। अ, यहाँ तक हो जाएगा सेकेंड फेज, है ना। और थर्ड फेज में फिर बस ये रबर में दो टाइप, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, इसमें तुमको वल्केनाइजेशन ऑफ रबर याद रखना है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का डिफिनीशन याद रखना है, बाकी तो फोटो वाला तो बस ऐसे ही पहचानने के लिए था, ठीक है। चलो भाई, अच्छे से पढ़ना, याद करना, फिर बाद में भी रिवीजन करना, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए याद कर लिए हो गया ज़िंदगी भर के लिए, फिर रिवीजन करना।